नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। लाख टके का सवाल है कि भारत राष्ट्र राज्य के नागरिकों को आबादी के आंकड़ों पर विचार करना चाहिए या नहीं। यदि धर्म आधारित आबादी के आंकड़ों में मुस्लिम आबादी के बढ़ने का ट्रेंड है तो उस पर कैसे विचार हो। क्या भारत के हिंदुओं को यह सोचना चाहिए या नहीं कि बढ़ती मुस्लिम आबादी उनके हित में है या खतरा। दुनिया का कोई भी कितना ही सेकुलर देश हो, उसमें यह चिंता होती है कि आज जो बुनावट है उसमें कोई ऐसा परिवर्तन तो नहीं है जिससे भविष्य में उलटफेर हो। मुसलमान बढ़े, हिंदू घटे और घटते घटते यदि 100-200 साल में हिंदू 50% रह जाए तो ऐसे सिनेरियो पर क्या कुछ करें। दलील है कि भारत में मुसलमान यदि 100% भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। संविधान से सब चलेगा। संविधान के पालन करता तब मुस्लिम हो जाएंगे। मतलब सेकुलर संविधान है तो हिंदू मुस्लिम की आबादी की घटत बढ़त पर विचार गलत है। भारत राष्ट्र राज्य को इस तरह नहीं सोचना चाहिए। यह बेहुदा और गलत दलील है। मुस्लिम आबादी यदि बढ़ रही है तो विचार हो कि कैसे मुसलमान भी परिवार नियोजन, छोटे परिवार की जरूरत समझे। भारत ने परिवार नियोजन, आबादी पर अंकुश का कार्यक्रम चलाया, लक्ष्य बनाया तो वह सभी धर्मों, सभी नागरिकों के लिए समान रूप से है। उसमें से एक वर्ग अपने धर्म, अपनी गरीबी, अशिक्षा के हवाले कहे कि वह परिवार नियोजन अपनाने में असमर्थ है तो उसका उपाय करना होगा। देश, व्यवस्था, विकास और भविष्य की सभी कसौटियों में यह जानना सोचना जरूरी है कि आबादी के धार्मिक हिस्सों में कैसे क्या ट्रेंड है, भविष्य की क्या तस्वीर बन रही है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। केंद्र सरकार में एक बार फिर फेरबदल की चर्चा शुरू हो गई है। शीर्ष स्तर पर खासकर वित्त और गृह मंत्रालय में अधिकारियों के तबादले के बाद अटकलों का दौर शुरू हुआ और अब मंत्रालयों के कामकाज को लेकर राज्य मंत्रियों की प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुति से इन अटकलों को बल मिला है। बताया जा रहा है कि कई मंत्रालयों के राज्य मंत्रियों ने कामकाज का ब्यौरा प्रधानमंत्री को दिया है। इस आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्रियों के कामकाज का आंकलन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई अहम मंत्रालयों में बदलाव हो सकता है। शीर्ष 4 मंत्रालयों गृह, वित्त, विदेश और रक्षा मंत्रालयों में भी बदलाव की अटकलें हैं। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया जा सकता है और स्मृति ईरानी को वहां से हटाकर सूचना व प्रसारण मंत्रालय में भेजा जा सकता है। इस फेरबदल के बाद अरुण जेटली के पास एक ही मंत्रालय रहेगा। उनके करीबी राजीव महर्षि को गृह सचिव बनाए जाने के बाद से ही चर्चा है कि जेटली गृह में जा सकते हैं। उनको विदेश मंत्री बनाए जाने की भी चर्चा है। अगर जेटली को गृह मंत्रालय में भेजा गया तो संभव है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय में जाएं। ऐसे में मनोहर पर्रिकर को लेकर अटकलें हैं कि उनको किस विभाग में भेजा जाएगा। वित्त मंत्रालय को लेकर अटकलें हैं कि नरेंद्र मोदी बाहर से किसी विशेषज्ञों को लाकर उसका जिम्मा दे सकते हैं। बिहार चुनाव के बाद फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। बिहार में महागठबंधन के साथ जो कुछ हो रहा है या तीसरा मोर्चा बनाने की जो भी कवायद हो रही है, क्या उन सब के पीछे भाजपा है? अगर महागठबंधन के नेताओं की माने तो उनके वोटों का बंटवारा करने के लिए भाजपा ये सारे काम करवा रही है। इससे यह भी जाहिर होता है कि भाजपा बिहार के विधानसभा चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है। जदयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के मामले में कहीं न कहीं भाजपा शामिल है। इससे पहले लालू प्रसाद और राबड़ी देवी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि पप्पू यादव को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है और उनके जरिए यादव वोटों का बंटवारा कराने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह दोनों पार्टियों के नेता एनसीपी को लेकर भी भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के एक नेता का कहना है कि शुक्र है कि महागठबंधन के नेता यह नहीं कह रहे हैं कि वामपंथी पार्टियों ने भी भाजपा के कहने पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बहरहाल एक तरफ समाजवादी पार्टी महागठबंधन से अलग होकर सभी सीटों पर लड़ने के लिए ताल ठोक रही है, तो 6 पार्टियों के वाम मोर्चे ने सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। तारिक अनवर और पप्पू यादव अलग कोशी और सीमांचल के इलाके में महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने की राजनीति में लगे हैं। चाहे जिस वजह से ऐसा हो रहा हो, इसका फायदा सिर्फ एनडीए को होना है।
भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बनाने की कोशिशें फिर से मुश्किल में पड़ती दिख रही हैं। एक बार फिर जनता परिवार और संघीय मोर्चा बनाने का मामला खटाई में पड़ गया। बताया जा रहा है कि अब भाजपा और कांग्रेस दोनों के खिलाफ एक नया मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही पार्टियां बिहार चुनाव तक इंतजार करेंगी। जानकार सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने भी इंतजार करने का फैसला किया है। वे बिहार में चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। वे पहले नीतीश कुमार के साथ सभा करने वाले थे, लेकिन अब उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वे प्रचार नहीं करेंगे। ममता बनर्जी हो सकता है कि प्रचार के लिए बिहार जाएं, लेकिन संघीय मोर्चे की पहल नहीं करेंगी कि वे जिन पार्टियों को साथ लेना चाहती हैं, वे या तो तटस्थ हो गए हैं या भाजपा विरोधी मोर्चे में शामिल होने से इनकार कर रही हैं। समाजवादी पार्टी और एनसीपी दोनों बिहार में अलग चुनाव लड़ रही हैं। दोनों के नेताओं का सद्भाव इन दिनों भाजपा के प्रति दिख रहा है। अन्ना डीएमके प्रमुख जयललिता भी भाजपा के प्रति सद्भाव दिखा रही हैं और बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक तटस्थ हो गए हैं। जनता परिवार का कुनबा बनने से पहले ही बिखर गया है। सपा, जेडीएस और इनेलो अलग हो गए हैं। राजद, जदयू एक साथ हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता है। सो बिहार चुनाव नतीजों का सबको बेसब्री से इंतजार है। उसके बाद ही कोई नई पहल होगी। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आज एक अहम फैसला करते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। यानी अगले 1 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदा कमेटी काम करती रहेगी। उसके बाद ही राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति की आज हुई बैठक में अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने के साथ साथ AICC के पदाधिकारियों में 50% पद SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए आरक्षित करने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि बिहार और अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनावों के कारण सोनिया गांधी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। बहरहाल आज की बैठक में ये भी फैसला किया गया कि भूमि बिल पर 20 सितंबर को दिल्ली में एक रैली की जाएगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अब 19 सितंबर को बिहार जाएंगे और उससे पहले 12 सितंबर को वृंदावन जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस कार्य समिति की बहुप्रतीक्षित बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले जितने भी वादे किए थे उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मोदी के सारे वादे हवाबाजी है। उन्होंने कहा कि इस सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। सोनिया गांधी ने RSS की बैठक में मोदी और उनकी सरकार के मंत्रियों के जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये सरकार RSS के निर्देश पर चल रही है और सब लोगों को RSS का एजेंडा पता है। उन्होंने केंद्र सरकार की पाकिस्तान नीति को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रति सुसंगत नीति अपनाने की बजाय ऐसा लग रहा है कि सरकार तय नहीं कर पा रही है कि उसे क्या करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्योग जगत की हस्तियों से मुलाकात की और दुनिया भर के देशों में मची आर्थिक उठापटक से भारत को बचाने के उपायों पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि उन्होंने उद्योग जगत की हस्तियों और मशहूर बैंकरों से पूछा कि क्या चीन से जो संकट आया हुआ है भारत उसका फायदा उठा सकता है। आज सुबह प्रधानमंत्री के सरकारी आवास 7 रेसकोर्स रोड पर हुई बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन और सरकार के आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम भी शामिल हुए। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में एसोचैम की ओर से प्रधानमंत्री से अपील की गई कि भारत को चीनी उत्पादों का डंपिंग यार्ड बनने से रोकने के लिए जरूरी है कि ब्याज दरों में बड़ी कटौती और नए शुल्कों में कमी करने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी कल दिल्ली में अपनी संसद लगाएगी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक छत संसद का आयोजन किया जाएगा जिसमें पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसद हिस्सा लेंगे। उनके अलावा छात्रों और बुद्धिजीवियों को इस छत संसद में हिस्सा लेने के लिए बुलाया जाएगा। पार्टी की ओर से बताया गया है कि इसमें उन सभी मुद्दों पर चर्चा कराई जाएगी जिन पर संसद के मॉनसून सत्र में चर्चा नहीं हो पाई थी। पार्टी ने पिछले महीने इस तरह की संसद लगाने का ऐलान किया था। तृणमूल का ये कदम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ माना जा रहा है जिसकी वजह से मॉनसून सत्र में कामकाज नहीं हो पाया था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। मुस्लिम आबादी यदि बढ़ रही है तो इस तथ्य को यह सोचते हुए नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उससे क्या होगा। यह तात्कालिकता में जीना है, पर इंसान और देश, समाज, सभ्यता भविष्य दृष्टि लिए होते हैं। आदि धर्म वाले हम हिंदुओं के लिए भविष्य की चिंता जरूरी है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
केंद्र की पिछली यूपीए सरकार ने धार्मिक आधार पर जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए थे। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने बिहार में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले इसके आंकड़े जारी कर दिए। इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद हो सकता है, लेकिन उसको अगर नजरअंदाज करें और आंकड़ों को सिर्फ आंकड़ों की नजर से देखें, तब भी कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। यह सवाल सिर्फ देश की बढ़ती आबादी का नहीं है, बल्कि देश की जनसंख्या में आने वाली असमानता को लेकर भी है। देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी का अनुपात देश की आबादी में बढ़ा है। 2001 की जनगणना के मुकाबले मुस्लिम आबादी करीब 1% ज्यादा हुई है, जबकि हिंदू आबादी 0.7% कम हुई है। 2001 में देश की आबादी 102 करोड़ थी, जिसमें हिंदुओं की आबादी 80.45% थी और मुस्लिम आबादी 13.4% थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी 121 करोड़ है। इसमें हिंदू आबादी घटकर 79.8% हो गई है, जबकि मुस्लिम आबादी 0.8% बढ़कर 14.2% हो गई है। दोनों के घटने और बढ़ने के अंतर को जोड़कर देखें तो 10 साल में दोनों की आबादी में 1.5% का फर्क आया है। यह फर्क मामूली नहीं है। दूसरे अल्पसंख्यक समूहों में भी जनसंख्या तेजी से घटने का ट्रेंड है। मुस्लिम समुदाय को छोड़कर बाकी सभी बड़े धार्मिक समूहों की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से कम है। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में वृद्धि की दर 17.7% की रही है, यानी इस रफ्तार से देश की आबादी बढ़ी है। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन पांचों धर्मों की आबादी बढ़ने की रफ्तार इससे कम हुई है। इन 10 सालों में हिंदू आबादी 16.8% की दर से बढ़ी है और ईसाई आबादी 15.5% की दर से बढ़ी है। बाकी तीनों के बढ़ने की दर इकाई में है। सिख सिर्फ 8.4% की दर से बढ़े हैं। बौद्ध आबादी बढ़ने की दर 6.1 है और जैन आबादी 5.4% की दर से बढ़ी है। इनके मुकाबले मुस्लिम समुदाय की आबादी 24.6% की दर से बढ़ी है। यह भी एक आंकड़ा है कि आबादी बढ़ने की यह दर 1991 से 2001 के बीच की दर से कम है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय औसत से करीब 1.5 गुना है। तभी यह सवाल उठ रहा है कि क्या इसी रफ्तार से अगर मुस्लिम आबादी बढ़ी तो भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे? ऐसा होने की संभावना कम है। इसका कारण बड़ी हिंदू आबादी है। भारत में ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से 96.63 करोड़ हिंदू हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अगर सब कुछ इसी रफ्तार से चला तो हिंदू को अल्पसंख्यक होने में 250 साल लगेंगे, लेकिन तब देश की आबादी 6-7 अरब पहुंच जाएगी। जाहिर है ऐसा नहीं होने वाला है। फिर भी यह मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि जनसंख्या में धार्मिक आबादी का अनुपात बिगड़ रहा है और कुछ खास भौगोलिक इलाकों में ज्यादा तेजी से बिगड़ रहा है। इससे सामाजिक संतुलन बिगड़ने का खतरा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिस तेजी से हिंदू आबादी खत्म हुई है, उससे भी चिंता पैदा हुई है और इसी को आधार बनाकर हिंदूवादी संगठनों को इसका विरोध करने का मौका मिला है। लेकिन इसके सिर्फ धार्मिक पहलू नहीं है। बढ़ती आबादी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की कमी है और इसे नियंत्रित करके ही मौजूदा संसाधनों में आगे बढ़ा जा सकता है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद जनसंख्या के ताजा आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। यदि हम बगल के पाकिस्तान, बांग्लादेश की आबादी के आंकड़ों को देखें तो वहां हिंदुओं के खत्म होने के कगार पर पहुंचने की हकीकत मिलेगी। उस हकीकत और दुनिया की आज की दशा, सभ्यताओं के संघर्ष के संकेतों के बीच आबादी का अपना ट्रेंड कई अर्थ लिए हुए। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार बलबीर पुंज है। पुंज साहब, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। उस नाते क्या धर्म के आधारित जनसंख्या की जो जनगणना है, जो आंकड़े हैं, उस पर विचार क्या होना चाहिए? क्योंकि कईयों का मानना है कि इस तरह की बहस करना धर्मनिरपेक्ष संविधान की भावना के विपरीत है। एक तो व्यास जी, मैं थोड़ा सा आपकी बात में जोड़ना चाहूँगा। अपने संविधान का जो 1976 के अंदर संशोधन हुआ, उसमें इसको सेकुलर कहा गया। हाँ। पहले उसका हिंदी में अनुवाद धर्मनिरपेक्ष था और बाद में उस भूल को सुधारा गया। अब ये पंथ निरपेक्ष है। ठीक है। एक तो ये बात। दूसरा, आपने संविधान की बात की।
भारत का जो संविधान पंथ निरपेक्ष है और जो यहाँ की पूरी व्यवस्था वो लोकतांत्रिक है और पंथ निरपेक्ष है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि संविधान पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक है, बल्कि यहाँ की जो सनातन संस्कृति है, जो मूल संस्कृति है, उसका जो मूल भाव है वो लोकतांत्रिक है और वो पंथ निरपेक्ष है। इसलिए पाकिस्तान जब इस्लामी राज्य बना तो भारत के अंदर एक भी व्यक्ति ये कहने वाला नहीं था कि हमको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और हमको अपने आप को हिंदू राज्य घोषित करना चाहिए। नहीं, वो तो वहाँ के उस समय संविधान निर्माता तो और उनके हाँ, तो इसलिए एक तो हम एक बात को समझें कि अगर ये संविधान जो प्रश्न आपने उठाया उसका समुचित उत्तर देने के लिए ये भूमिका आवश्यक है कि हम इसलिए लोकतंत्र नहीं है, हम इसलिए पंथ निरपेक्ष नहीं है कि संविधान ऐसा है, क्योंकि हम ऐसे हैं इसलिए मतलब ये, लेकिन आपका हम का मतलब है हम हिंदू के कारण, जो सनातनी, जो आप गोलमोल नहीं, आप सीधी उसमें, मैं सीधा ही बात कर रहा हूँ। तो अगर इस देश का स्वरूप जैसा है और जिसके ऊपर हम गर्व महसूस करते हैं तो यहाँ की सनातन संस्कृति अर्थात हिंदू संस्कृति के कारण है। इस देश का स्वरूप मुख्यतः सनातन धर्म, जहाँ जिसे सनातन धर्म से उपजी हुई धाराएं, जिसमें जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारे आते हैं। जब तक उनका सर्वोच्च रहेगा, जब तक उनका नहीं, पर ये तर्क इस आधार पर कि भाई इसको आप कैसे करेंगे, भाई जो सहज अवस्था में जो अगर किसी मुस्लिम आबादी बढ़ रही है तो बढ़ेगी, उसको आप कैसे ये उसकी चिंता करके आप क्या चाहते हैं? नहीं, उसका कारण ये है, मुस्लिम आबादी जो है वो दो वजह से बढ़ रही है। एक तो जो तथाकथित सेकुलरिस्ट हैं वो तर्क देते हैं, वो तर्क अपनी जगह सीमित रूप में ठीक भी है। जहां गरीबी होगी, अशिक्षा होगी, वहां पर जनसंख्या का वृद्धि दर अधिक होगी, बच्चे ज्यादा होंगे। ये समाज कोई भी हो, हिंदू हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो और चाहे मुसलमान हो। परंतु उसके साथ साथ एक दूसरा सच है जिसको तथाकथित सेकुलर छुपाने की कोशिश करते हैं, वो है थियोलॉजिकल रीजंस। जो इस्लाम का दर्शन है, चाहे वो गलत है या सही है मैं नहीं जानता, वो तो इस्लाम के जो विशेषज्ञ वो बताएंगे, पर मुसलमानों का बहुत बड़ा एक समाज का हिस्सा मानता है कि वो अगर उनको दीन की चिंता करनी है, अपने मजहब की चिंता करनी है, तो उनको परिवार नियोजन नहीं करना है, उनको जनसंख्या बढ़ाते जाना है। नहीं, लेकिन इस धारणा के अपने यहाँ कहाँ प्रमाण है कि ऐसा है? इस आधार पर मैं बताता हूँ, कैसे? आपको केरल में 2001 में हिंदुओं और मुसलमानों की दोनों की साक्षरता की दर 90% के आसपास थी जी, लगभग बराबर थी जी। पर हिंदुओं की वृद्धि दर 19 और 20% के बीच में थी आबादी की वृद्धि दर, और मुसलमानों की आबादी की वृद्धि दर 35 और 36% के बीच। अगर ये स्थिति मान लीजिए आपने ऐसी इस तरह की उदाहरण, तो इसका क्या है? इस पर बहस करके क्या हो सकता है? आप थियोलॉजी और जो दीन है उस पर कुछ नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं। आप पहले तो बीमारी को सही पहचाने, उसका डायग्नोसिस करें कि भाई इसके रिजल्ट थियोलॉजिकल है। हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल था, एक मुस्लिम विद्वान का था, शायद हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने 2 स्कूल ऑफ थॉट बताए। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि भाई कुरान से इंस्पिरेशन लेता है, और वो कहता है कि भाई परिवार नियोजन नहीं होना चाहिए, परमात्मा का काम है, वो करें। ठीक। दूसरा है कि भाई आपको बच्चों की सही चिंता करनी चाहिए, तो उसमें से फिर निकाल सकते हैं हम लोग कि अगर बच्चों की सही चिंता करनी चाहिए, हाँ, तो फिर छोटा परिवार हो, छोटा परिवार हो। तो अगर इस बात को आप समाज में, उनके समाज में प्रचार करें, वहां तक उन तक लेके जाएं, पर लेके तो भैया आप तब जाओगे ना अगर आप बीमारी को समझो, तो आप बीमारी को समझने के अंदर बेईमानी करते हो जी, और उसको तथाकथित सेकुलरवाद का जी आवरण पहनाते हो। उससे बाहर निकलने की जरूरत है, ये आपका ये मेरा कहना है कि अगर आप मुस्लिम समाज की भलाई चाहते हैं जी, यदि आप मुसलमान समाज की भलाई, पूरे देश को अगर आगे बढ़ना है, तो समाज का वो हिस्सा जो 14-15% हो गया, उसको भी आगे बढ़ना है जी, उसको भी आगे बढ़ना है। और वो तभी बढ़ सकता है अगर उसके अंदर जो कुरीति है, जो गलतफहमी है,
उसको हम पहचाने और उसको हम दूर करें। जी बलबीर जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।